जय हिंद साथियों। जैसे कि हम लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं। आज हम केमिस्ट्री के अंतर्गत यूनिट फर्स्ट मोल कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो ध्यान से वीडियो को समझ के चलेंगे और अपने कॉन्सेप्ट बिल्डअप करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम कॉन्सेप्ट ऑफ एलिमेंट्स एंड मॉलिक्यूल्स की। जैसे कि आप एटम्स यानी कि डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी में पढ़ा है आपने पीछे क्लास में, नहीं पढ़ा तो आप लिंक ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में से। पहला पॉइंट, पदार्थ की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? आपकी एटम होती है, यानी कि मैटर की जो स्मॉलेस्ट यूनिट है, दिस इज कॉल्ड द एटम्स। स्वतंत्र नहीं रह सकता, यानी कि आपको पता है यदि कोई चीज़ बनी हुई है किसी चीज़ से और उसमें छोटे छोटे क्या होते हैं? एटम, तो ये फ्रीली अकेला नहीं रहेगा, कॉम्बिनेशन ग्रुप में बना के रहेगा। रिएक्शन में प्रत्येक एटम भाग लेता है, यानी कि यदि हमने किसी सब्सटेंस को, किसी पदार्थ को दूसरे पदार्थ के साथ मिलाया तो ये नहीं होगा कि केवल इस वाले साइड के और इस वाले साइड के रिएक्शन कर लेंगे। संपूर्ण एलिमेंट्स होंगे वो आपस में रिएक्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद एटम्स क्या होता है? एटम्स ग्रुप बनाता है। ग्रुप कैसे बनाता है? एक एटम दूसरा एटम, तो कॉम्बिनेशन बना रखा है, ग्रुप बना रखा है। यदि विदाउट रिएक्शन ग्रुप बनाता है तो उसे हम एलिमेंट बोलते हैं, तत्व। और यदि रिएक्शन करके यदि रिएक्शन करके ग्रुप बनाते हैं तो उसको हम मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी कि आपको पता होगा एटम और एटम मिलकर क्या बनाते हैं? मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। और यदि सिंपल एटम और एटम बिना रिएक्शन कर रहा है तो एलिमेंट्स होगा। पदार्थ की यानी कि मैटर की सबसे शुद्धतम प्योरेस्ट स्टेट जो होती है वो तत्व होती है, एलिमेंट होती है। और अणु के साथ संख्या लिखी होती है हमेशा, इसलिए मॉलिक्यूल आप पहचान सकते हैं जिसके साथ संख्या लिखी हो। जबकि आपका जो आपका मॉलिक्यूल होगा उसमें संख्या लिखी होगी। और एलिमेंट्स केवल सिंपल फॉर्म में, जैसे लिखा हुआ है, देखो Fe आयरन हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन। यानी कि तत्व आपके कितने होते हैं? 118 होते हैं, जिनमें मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड्स यानी कि धातु है, धातु उपधातु तीनों सम्मिलित हैं तत्व में। ये तत्व और मॉलिक्यूल्स जो इन एलिमेंट्स के संयोग से बनने हैं, जैसे ऑक्सीजन का एक एटम दूसरा तो O2 बन गया, तो ये होमोएटॉमिक। और हेटेरोएटॉमिक यानी कि एक कार्बन का तो एक ऑक्सीजन का तो CO2 बनाता है, तो ये हेटेरोएटॉमिक हो गए। तो इनमें डिफरेंस क्लियर। अब बात आती है एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स यदि रिएक्शन करें। यदि एलिमेंट्स यानी कि तत्व विदाउट रिएक्शन करते हैं तो मिक्सचर बनता है, और यदि मॉलिक्यूल्स विद रिएक्शन करते हैं तो कंपाउंड बनता है। यानी कि यदि एलिमेंट्स के आपने रिएक्शन नहीं कर रहा है, एलिमेंट्स को मिलाया और वो रिएक्शन नहीं कर रहा है तो मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि उसमें मिक्स ही नहीं हो रहा है। वो इनकी संख्या नहीं लिखी जाती, क्योंकि जितने भी आपके मिक्सचर है उनका कोई फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। जैसे कि वायु, ठीक है ना, वायु का फॉर्मूला नहीं होता, लेकिन ऑक्सीजन का होता है। तो इसलिए ऑक्सीजन किस में आएगा? मॉलिक्यूल्स में। और खाली ऑक्सीजन किस में आएगा? एलिमेंट्स में, ठीक है। मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं, यदि रिएक्शन करते हैं मॉलिक्यूल्स तो क्या बनाएंगे? कंपाउंड। जैसे HNO3, H2SO4, H2, तो ये क्या आपके कंपाउंड्स हैं। जल में H और ऑक्सीजन की संख्या फिक्स होती है, जैसे कि आपने लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन पढ़े हैं, उसके नियम के अनुसार भी आप इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एटॉमिक मास की, ठीक है। एटॉमिक मास क्या होगा? महत्वपूर्ण पॉइंट आपको ये ध्यान रखने हैं, एटॉमिक मास कुछ नहीं है। यदि आपने कोई ऑक्सीजन का एटम उठाया और उसका भार द्रव्यमान ज्ञात किया तो उसका मास होगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। यानी कि परमाणु द्रव्यमान, एटम का जितना द्रव्यमान है, ठीक है। महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है इसके, आपको जो ध्यान रखने हैं, लिथियम का 3 परमाणु क्रमांक होता है, ये परमाणु द्रव्यमान होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, ठीक है ना। तो ध्यान रखना है। बेरिलियम का ध्यान रखना है, बोरॉन का, कार्बन का याद होगा आपको, नाइट्रोजन का, ब्रोमीन, देखो बेरिलियम, बोरॉन, ब्रोमीन, तो कन्फ्यूजन नहीं होना है। क्लोरीन, कॉपर और आपका Fe, तो ध्यान रखना है। बड़े बड़े कंपाउंड को तो ज़्यादा ध्यान रखना है। 35, 80, 29, 63.5, ठीक है ना, 63.5। और क्लोरीन 17 वाला 35.5। Fe 26, 56। Fe कितना होता है? 26, 56, ठीक है। पोटेशियम कितना होता है? 19, 39। Fe 9, 19, 9, 19। देखो F फॉर फाइन, यानी कि फ्लोरीन के लिए F फॉर फाइन, यानी कि 9, 19। Ag सिल्वर का कितना होता है? 107.8 होता है, लेकिन लगभग कितना है? 108 के है, तो 47 से, देखो 47, 107, तो इसके नज़दीकी ध्यान रखना है आपको Ag का। एल्युमिनियम का 13 का कितना हो जाएगा? 27। Mn 25, 55, तो 25, 55 की उम्र में मन लगना खत्म। Mn यानी कि मैग्नीज 25, 55। हाइड्रोजन का एग्जैक्ट याद रख सकते हैं आपको, यदि पूछा जा सकता है आपसे। 1 H1 होता है, लेकिन 1.0080 एटॉमिक मास यूनिट होता है।
यदि आपको न्यूमेरिकल दिया जाए करने के लिए कि एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे, एटॉमिक मास तो सिंपल हो गया। जैसे क्वेश्चन क्या भी होगा, आपने क्लोरीन के 2 समस्थानिक, क्लोरीन 35 और क्लोरीन 37 है। प्रकृति में क्लोरीन में इनकी बहुलता यानी क्रम से कितनी है, 75% तो ये वाला है और 25% ये है। तो इनका औसत परमाणु द्रव्यमान कितना होगा, एटॉमिक मास। तो सॉल्यूशन करते हैं हम। देखो आप किसी का भी निकाल सकते हो, जरूरी नहीं कि आपको ये न्यूमेरिकल है। एक कराऊंगा समझ में आएगा, ध्यान देंगे। कितना है वो, 35 का 75% है। दूसरा कितना है, 37 का 25% है। तो 35 का 75% परसेंट कैसे लिखा जाता है, 75/100 प्लस 37 का 25%, परसेंट कैसे लिखोगे, 25 का परसेंट कैसे लिखोगे, 25/100। तो ये हो गया। अब देखो जो इनका नीचे से 100 को माना जाएगा, नीचे 100 लिख दिया हमने। ये तो आपको सोल्व करना आना चाहिए। इनकी मल्टीप्लाई की, ये आ गया, इसकी मल्टीप्लाई की, आ गया, दोनों का ऐड किया, ये आ गया। अब 100 से डिवाइड का मतलब क्या होता है, 1 0 से 1 0 काट दो और एक अंक के बाद दशमलव लगा दो। तो 35.5 एटॉमिक मास क्या आ जाए, इसका एवरेज एटॉमिक मास आएगा। ठीक है, एवरेज एटॉमिक मास। तो आपको करना आना चाहिए, परसेंटेज जितनी भी देगा। अब यहाँ कल के दिन आपको एलिमेंट्स चेंज हो सकते हैं, कोई भी जितना परसेंटेज होगा उसका परसेंटेज आप लिखेंगे और सोल्व करेंगे उसको न्यूमेरिकल को। ठीक है, नेक्स्ट मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। मॉलिक्यूलर मास कुछ नहीं है, मॉलिक्यूलर का मतलब है मॉलिक्यूल यानी कि अणु। अणु का सूत्र होता है, जैसे ग्लूकोज का लिख दिया C6H12O6। अब इसको निकालना कैसे होता है, पहले हमें सिंगल एटम का, कार्बन का, हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का पता होना चाहिए। अब इसमें कार्बन कितने हैं, 6, तो ऑक्सीजन कार्बन का कितना होता है, 12। हाइड्रोजन का एटम कितने हैं, 12। एक का कितना होता है, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है, 1। अब ऑक्सीजन के कितने हैं, 6 और ऑक्सीजन का एक एटम का कितना होता है, 16। तो 12 6 72, 12 1 12 और 16 6 96। तो इसको जोड़ोगे आप कितना आएगा, 180 U, यानी कि एटॉमिक मास यूनिट इसका क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। ठीक, अब कॉन्सेप्ट समझना ध्यान से, ये आपका क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से। मास, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूल्स पढ़ लिया, एटम्स पढ़ लिया, इसको तो साइड करो। अब एटॉमिक मास पढ़ गया, अब पढ़ना है मोल्स। मोल्स कैसे करना है, तो टर्म्स ध्यान रखनी है आपको। पहले तो ये टर्म्स क्या है आपकी, टर्म्स ये है कि यदि कहे एटॉमिक मास और कहे मोलर मास और कहा जाए आपको कि मॉलिक्यूलर मास, तो डिफरेंस क्या क्रिएट हो रहा है। एटॉमिक का मतलब एटम, परमाणु का द्रव्यमान। मोलर मास का मतलब मोल मास यानी कि मोलर मास। ठीक, मॉलिक्यूलर मास का मतलब अणु, तो अणु का द्रव्यमान, ये परमाणु का द्रव्यमान और ये मोल का द्रव्यमान। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपके पास मास ऑफ 1 एटम होगा, एक एटम का मास, ये किसके लिए हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा, क्योंकि एक एटम की बात कर रहा है तो एक एटम का मास। मॉलिक्यूलर मास कर रहा है तो एक मॉलिक्यूल का मास। अब मोलर मास की बात करेगा तो मास ऑफ 1 मोल, एक मोल का मास। एक मोल का मास कितना होता है, एक मोल बराबर होता है 6.022 10⁻23। 23 × 23 भी समझ सकते हैं आप इसको, 6.023 और 10⁻23, ये एक मोल की वैल्यू है आपकी। ठीक है, आर्टिकल आपको अलग अलग मिल सकता है। जैसे एटम्स में मिलेगा तो इसको हम ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे, GAM, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि एटम की बात होगी। यदि मॉलिक्यूल्स में मिलेगा तो GMM बोलेंगे, यानी कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास, GMM। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। फिर से आप इनको एलिमेंट्स को ध्यान रख सकते हैं, जो वहाँ पे नहीं लिखे हुए तो कुछ यहाँ पे लिखे हुए हैं। जैसे सोडियम का याद रखना है आपको, ठीक है, Fe वाला हो गया, कॉपर का हो गया, ब्रोमीन वाला होगा जिंक का 3065, जिंक का कितना होता है 3065। Ag वाला करा दिया आपको, ठीक है। क्रोमियम का 2452, ठीक है ना, 2452। ये क्या है इसका, ये परमाणु क्रमांक है 24 और ये परमाणु द्रव्यमान यानी कि मॉलिक्यूलर मास है। ठीक है, एटॉमिक मास, सॉरी, ये एटॉमिक मास है। डिफरेंस क्रिएट करते हैं थोड़ा सा कि GMM और GM में क्या अंतर है, ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास में। यदि आप U लिखते हो तो मॉलिक्यूलर मास लिखा जाएगा, क्योंकि जैसे आपने ग्लूकोज का निकाला 180 U आया था, तो मॉलिक्यूलर, क्योंकि मॉलिक्यूल था। यदि आप सिंपल लिखते हो, G लिखते हो, तो ग्राम मॉलिक्यूल मास लिखेंगे। ग्राम G लिख के आ रहा है तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास, U लिख के आ रहा है तो मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, एक मोल का मीन क्या होगा, अलग अलग टर्म्स में डिफाइन करते हैं इसको। यदि आप एक मोल की बात कर रहे हैं एटम के केस में, परमाणु के केस में, तो एक मोल बराबर 6.023 10⁻23 एटम, ग्राम एटॉमिक मास बोलेंगे इसको। ठीक है, सोडियम, कार्बन, नाइट्रोजन सिंपल एटम्स है, तो इनका जितना भी एक मोल होगा कोई से भी एटम का, वो इतने की वैल्यू के बराबर होगा। इतने एटम होंगे उसमें, कोई से भी
आपके पास एलिमेंट्स हैं उसके एक मोल में इतने एटम्स होंगे ही होंगे। यदि मॉलिक्यूल्स की बात करेगा एक मोल, तो एक मोल में भी इतने मॉलिक्यूल्स होंगे। यदि मॉलिक्यूल्स की बात करा तो एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स, और यदि एटम की बात करा तो एक मोल में इतने एटम्स होंगे। गैस के केस में क्या होगा, गैस तो छोटे छोटे पार्टिकल होंगे, तो गैस के एक मोल में 6.023 10⁻23 पार्टिकल्स होंगे। तो इसमें पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स की बात करेगा तो मॉलिक्यूल्स होंगे, एटम की बात करेगा तो एटम होंगे, और गैस की बात करेगा पार्टिकल्स होंगे। और ये किसके बराबर होगा एक मोल, एक मोल किसके बराबर होता है 22.4 लीटर के। तो क्या इसको क्या बोलते हैं, मोलर वॉल्यूम बोलते हैं। तो एक मोल किसके बराबर 22.4 लीटर के, यानी कि एक मोल 22.4 लीटर के बराबर आयतन घेर सकती है। इसका मतलब ये है, ठीक है। यदि एसटीपी के कंडीशन की बात करेगा, स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर की, तो प्रेशर कितना लेते हैं 1 atm। पिछले जो वीडियो है हमारी गैसेज लॉ की उसमें पढ़ चुके हैं हम, टेम्परेचर 273 केल्विन होगा। यदि फॉर ऑल गैस की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ 1 मोल कितना होगा 22.4 लीटर, ठीक है। अब जो आपको यूनिवर्सल फॉर्मूला याद रखना है किसी भी न्यूमेरिकल को करने के लिए, मोल बराबर भार बटे अणुभार, यानी कि भार का मतलब वेट और अणुभार का मतलब मोलिकुलर वेट। भार का मतलब हो गया जैसे ऑक्सीजन का अणु आपने उठाया, इसको कितना भार है इसमें, और फिर आपने निकाला इसका अणुभार, यानी कि मोलिक्यूल्स में कितना लिखा जा रहा है ये, ठीक है ना। ये तो होता है 8 और 16 का कॉम्बिनेशन। अब अलग अलग केस में निकालने की कंडीशन है। यदि आप केवल एटॉमिक सब्सटेंस में निकाल रहे हैं, इन केस ऑफ एटॉमिक सब्सटेंस यानी कि परमाणु पदार्थ में निकाल रहे हैं, तो भार मोल बराबर भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार। देखो एटम होगा तो एटम का निकाल देंगे अणुभार, मॉलिक्यूल होगा तो मॉलिक्यूल का अणुभार निकाल देंगे, लेकिन ऊपर भार ही रहेगा यानी कि वेट ही रहेगा, ठीक है ना। इसको आप पढ़ने का तरीका समझ में आ रहा है, मास अपॉन मोलिकुलर मास भी समझ सकते हैं इसको, भार बटे अणुभार भी समझ सकते हैं, समझना जो भी है, लेकिन आपको बस ये देखना है कि उसका वेट कितना है और उसका मोलिकुलर वेट कितना है, वो आपका मोल होगा। मेन कॉन्सेप्ट ये था यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट बात करें हम पॉइंट की, यदि आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन हो, यानी कि आपको दे देगी इतने पार्टिकल्स हैं, तो आपने क्या करना है मोल निकालने के लिए जितने पार्टिकल्स दिए उसे एन से एवोगाद्रो नंबर से डिवाइड कर दो, यानी कि जो आपका 6.023 10⁻23 है ना, इससे डिवाइड कर दो जितने भी आपको नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हैं, तो आप क्या फाइंड कर दोगे उसके मोल फाइंड कर दोगे। यदि केस ऑफ वॉल्यूम यानी कि गैसेस सब्सटेंस हो, तो आपने क्या करना है आयतन रखना है कि कितना आयतन दिया है, कब एसटीपी पर, न्यूमेरिकल कराऊंगा एक एक, एसटीपी पर कितना आयतन आया है और 22.4 लीटर से उसको डिवाइड कर दो, तो गैस के लिए कंडीशन आ जाएगी। गैस के लिए लीटर में कंडीशन है, पार्टिकल्स आप आराम से इसको फाइंड कर सकते हैं। देखो आप थोड़ा क्वेश्चन से समझते हैं और भी, इन पे देखते हैं। यहाँ पे दे रखा है इसने 0.1 मोल CO2 में कितने ग्राम CO2 उपस्थित होगी, यानी कि हाउ मैनी CO2 आर प्रेजेंट इन 0.1 मोल CO2, ठीक है। अब आपको पता है एक मोल का मतलब है कि जितना उसका मोलिकुलर मास होगा, क्योंकि मोलिक्यूल दे रखा तो मोलिकुलर मास, एटम होता है तो एटम का मास। अब आपने C कार्बन 12 होता है, ठीक है, उसके बाद ऑक्सीजन के 2 अणु, एक का 16 होता है, तो कितना है 44, यानी कि एक मोल CO2 किसके बराबर है 44 ग्राम की। लेकिन वो कह रहा है आपको 0.1 मोल CO2 निकालना है आपको, तो आपने क्या किया, जब एक मोल का 44 ग्राम है तो 0.1 का कितना हो जाएगा 0.1 इंटू 44, यानी कि आया आपका 4.4 ग्राम। तो आपको मोल निकालने आसानी से आ जाएंगे, आप ध्यान से समझते चलिए, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि 0.32 ग्राम मीथेन में मोलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मीथेन का मॉलिक्यूल दे दिया इसने, मीथेन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए CH4 होता है, तथा अणुओं की संख्या यानी कि उसमें कितने मॉलिक्यूल्स हैं उतने नंबर फाइंड करने हैं। मोल बराबर भार बटे अणुभार, देखो भार कितना है 0.32 ये भार है, और अणु भार कितना होगा CH4 का निकाल लेंगे, मोलर द्रव्यमान बोलते हैं जिसको, तो कार्बन का 12 और हाइड्रोजन का 1 होता है और 4 है तो 4, तो कितना हो जाएगा 16, तो 16 से डिवाइड किया, 16 दूनी 32 होता है, लेकिन 2 अंक के बाद पॉइंट लगानी है, तो 0.2 मोल फाइंड हो गए, मोल आ गए। लेकिन उसने पूछा अणुओं की संख्या कितनी होगी। देखो अणुओं की संख्या एक मोल में कितनी होती है, एक मोल में कितने अणु होंगे, जब अणु की बात कर रहा है, मॉलिक्यूल लेना है, CH4 एक मॉलिक्यूल है, अणु है, तो इसमें एक मोल में कितने होंगे, जितने एवोगाद्रो नंबर होगा 6.022 10⁻23। लेकिन उसने पूछा क्या है कि इतने ग्राम में कितने होंगे। आपको पता है इतने ग्राम में मोल कितने हैं निकल के
0.32 ग्राम में मोल कितना है, 0.02 मोल आए। तो हमने क्या निकालना है, 0.02 मोल में अणुओं की संख्या निकालनी है। जब हमें पता है एक मोल में इतने अणु होते हैं तो 0.2 मोल में पिछले वाले क्वेश्चन की तरह कैसे निकाल देंगे, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.02 से। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो आपकी वैल्यू ये फाइंड हो जाएगी। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करनी आनी चाहिए, बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5.75 ग्राम सोडियम में मोल संख्या ज्ञात कीजिए। भाई मोल नंबर फाइंड करना है ना, पहले तो मोल पता होना चाहिए, यानी कि भार बटे अणुभार। भार कितना दिया है, 5.75। ठीक है, और आपको पता है एक मोल कितना होता है, जितना एटम्स का भार होगा। एटम्स क्या है, सोडियम। सोडियम का कितना होता है, 23 ग्राम। तो एक मोल किसके बराबर, 23 ग्राम के। लेकिन उसने 23 ग्राम में 23 ग्राम सोडियम में कितने हैं, एक मोल सोडियम है पूरा का पूरा। यानी कि आपको पता है यदि आपके पास एक एटम है सोडियम का, तो इस सोडियम का जितना भार है ओवरऑल, उसमें जो 23 ग्राम सोडियम होगा, उस 23 ग्राम सोडियम को, ये पूरा का पूरा 23 ग्राम है, इस पूरे 23 ग्राम को हम एक मोल बोलते हैं। ठीक है, 23 ग्राम सोडियम एक मोल सोडियम के बराबर है। तो हमें निकालना कितना है, 5.75। तो 1 ग्राम सोडियम किसके बराबर हो जाएगा, 1/23 के। निकालना कितने में, 5.75 से। तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 5.75, तो डिवाइड करेंगे, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा सोल्व। ठीक है जी, नेक्स्ट है आपका 85 ग्राम Cr2S3 में, ठीक है, Cr2 के कितने मोल उपस्थित हैं, यानी कि क्रोमियम के कितने मोल उपस्थित है। तो क्रोमियम 52 होता है और सल्फर 32 होता है। तो आपको पता है मोल पूछ रहा है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। लेकिन पहले तो मोल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद इतने ग्राम में निकाल लेंगे। ठीक है, तो इतने ग्राम में पहले मोल कितने होंगे, मोल के लिए पहला फंडा है कि भार बटे अणुभार आपको आना चाहिए। तो हमने पहले Cr2S3 में मोलर द्रव्यमान निकाला, कितना आया, 2 गुणा 52 प्लस 3 गुणा सल्फर का 32, तो है आपका 200 ग्राम। तो अब आपको पता लगे कि 200 ग्राम Cr2S3 में क्रोमियम कितना है। देखो एक क्रोमियम 52, लेकिन क्रोमियम कितने इसमें 2, तो 52 दूनी 104। तो 200 ग्राम Cr2S3 में 104 ग्राम क्रोमियम है। लेकिन हमने कितने में निकालना, 85 ग्राम में। तो हम पहले 1 ग्राम में निकालेंगे। 1 ग्राम में कितना हो जाएगा, 104/200। अब 85 में निकालना है तो 85 से मल्टीप्लाई, तो कितना आया क्रोमियम, 44.2 ग्राम। ठीक है, अब निकालना क्या है, मोल। अब क्रोमियम के मोल कितने होंगे, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणुभार। अब जितना क्रोमियम का द्रव्यमान आया किस में, 85 ग्राम में, तो कितना था 44.2। और क्रोमियम का ग्राम परमाणु द्रव्यमान कितना है, यानी कि एटॉमिक मास कितना है, 52। तो यानी कि भार बटे अणुभार, समझ में आ रही है ना बात। मोल बराबर क्या होता है, भार जितना कितने में, 85 ग्राम में भार कितना आया, और क्रोमियम का अणुभार कितना है, 52। तो इसे डिवाइड करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, हाई लेवल का क्वेश्चन लेते हैं। कैलकुलेट नंबर ऑफ द मोल्स। आपको मोल्स के नंबर फाइंड करने हैं इन 350 सेंटीमीटर क्यूब, इतना वॉल्यूम दिया है आपको, ऑफ CO2 गैस का। टेम्परेचर कितना, 273 केल्विन, और 2 atm प्रेशर दिया है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, स्टैंडर्ड कंडीशन तब होती, STP तब होता है जब यहाँ 1 atm होता। ठीक है ना, तो इसके लिए हमने गिवन कंडीशन लिखी, P1 यानी कि प्रेशर कितना है, 2 atm का है। ठीक है, V1 कितना है, 350 ml का, 350 सेंटीमीटर क्यूब का। ठीक है, और आपके पास टेम्परेचर 273 केल्विन का। लेकिन स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन क्या कहती है कि आपको प्रेशर 1 atm होना चाहिए, टेम्परेचर 273 केल्विन होना चाहिए। तो हम इससे वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि ये फॉर्मूला हमारा तब लगेगा जब स्टैंडर्ड कंडीशन हो, तब वॉल्यूम निकालना हमने, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पर वॉल्यूम कितना है। ठीक है, अब आपने लास्ट लेक्चर जो लिए होंगे उसमें आपने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ी। आपको पता है हर वीडियो का पिछली वीडियो से रिलेशन है, तो आपको जब तक पिछली वीडियो कवर नहीं है तो आपको आगे समझ में भी नहीं आने वाला है। तो आइडियल गैस जिसने पढ़ी होगी उसके समझ में आ जाएगा, P1 V1 = P2 V2 होता है, यानी कि PV = nRT होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमने गैस इक्वेशन का फॉर्मूला ड्राइव कर रखा है कि P1 V1 = P2 V2 होता है स्टैंडर्ड गैस इक्वेशन पर। ठीक है, तो P1 आपको पता है 2, P2 350, P2 1 और V2 आपको फाइंड करना है। क्योंकि आपको पता है टेम्परेचर तो सेम है, तो इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तो कट जाना है, क्योंकि इक्वेशन वहाँ क्या आती है, P1 V1/T1 = P2/V2/T2। तो जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रही होगी यहाँ से बातें। तो यहाँ तक निकाला आपने। ओवरऑल सोल्व जब किया, इसको सोल्व करने पर आपके पास V2 की वैल्यू कितनी आई, भाई ये कितना होगा 700, तो V2 कितना आ गया 700 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपने इसको लीटर में कन्वर्ट किया, तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, इतना तो काम आना चाहिए। तो 2 जीरो कट जाएगी, एक अंक के बाद दशमलव लग जाएगी, तो V2 कितना है 0.7 लीटर। लेकिन हमें करना क्या है,
हमें तो ये चाहिए इधर से वैल्यू, हमें तो मोल निकालने हैं ना। तो मोल कैसे निकलेंगे, वॉल्यूम जितना निकला 80 पे कितना निकला 0.7 और 22.4 लीटर से हमने डिवाइड करना है। तो जैसे इसको डिवाइड करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड हो जाएंगे। ठीक है, आई होप न्यूमेरिकल ऐसे ही आएंगे आपको। ठीक है, करते हैं हम, इसमें थोड़ा बुद्धि लगाइएगा। कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, आपको एटम्स की संख्या फाइंड करनी है। कंस्टिट्यूट्स एलिमेंट्स इन 53 ग्राम ऑफ दी 53 ग्राम्स ऑफ Na2CO3, यानी कि आपके पास 53 ग्राम Na2CO3 है। आपको इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं, सोडियम है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, उनमें एटम्स की संख्या फाइंड करनी है। ये मतलब है क्वेश्चन का। तो आपको पता है, पहले आपको मोल निकालने पड़ेंगे। मोल क्या होता है, भार बटे अणुभार। तो नंबर ऑफ मोल निकाला मैंने, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होगा। नंबर ऑफ मोल्स का मतलब पहले आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाला, फिर उसके बाद मोलिक्यूल्स निकाल लोगे, तभी तो एटम्स निकल के आएंगे, क्योंकि एटम से मोलिक्यूल बने हैं, मोलिक्यूल बनकर मोल्स बनाएंगे। तो ठीक है, अब हम बात करते हैं मोल्स निकालते हैं। मोल बराबर क्या होता है, डायरेक्ट भार बटे अणुभार। भार कितना है 53 और इसका एटॉमिक वेट कितना आएगा, Na2CO3 को आप निकालना आना चाहिए आपको। ठीक है, कैलकुलेशन सोडियम का 23 होता है, 23 दूनी 40, कार्बन का 12 और ऑक्सीजन का 16 3 48, जोड़कर 106 आएगा, डिवाइड कर देंगे 0.5 मोल। तो आपको पता लग गया कि Na2CO3 के 53 ग्राम में कितने मोल है, 0.5 मोल। जबकि आपको पता है, देखो मोल्स निकाल लिए, फिर उसके बाद मोलिक्यूल्स निकाल लेंगे। एक मोल में मोलिक्यूल कितने होंगे, 6.022 10⁻23 मोलिक्यूल्स होंगे, लेकिन आपको निकालने कितने में है, 0.5 में। तो आपने 0.5 से इसके मोलिक्यूल्स निकाल लिए, यानी कि एक में इतने थे तो आधा ही, तो इसका मतलब आधा ही तो होता है। इसको 2 से डिवाइड कर दो, आधा आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन आप अपने अपने तरीके से कर सकते हैं। फिर उसके बाद अब Na2CO3 में एटम्स क्या है, सोडियम कितने हैं 2, तो 2 सोडियम में एटम्स की संख्या कितनी होगी, देखो 2 गुना जितने 0.5 मोल में मोलिक्यूल्स थे उससे मल्टीप्लाई कर दी, ये आपके सोडियम के एटम आ गए। कार्बन में एटम की संख्या कितनी होगी, कार्बन कितना है इसमें 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ऑक्सीजन के एटम कितने हैं 3, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो आपको फाइंड करने आने चाहिए वेरियस। और हाँ मेरे भाई, यदि आपने और वीडियो नहीं देखी ना आपने, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आप लिंक उठाइए, उसको देखिए। हर वीडियो आपकी कहीं ना कहीं रिलेट हो रही है, हर चीज़ों का यूज होगा आने वाली वीडियोज़ में भी। ठीक है, और भाई लाइक कमेंट करके ज़रूर बताया करें वीडियो कैसी लग रही है आपको। ठीक है, चीज़ें समझ में भी आ रही है नहीं आ रही हैं। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, PDF के लिए जुड़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहीं से आप इसको ले सकते हैं। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।